हरियाणा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार आरक्षण में लागू करेगी कोटे के अंदर कोटा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। अनुसूचित जाति को कोटे के अंदर कोटे का फायदा मिलेगा। हरियाणा की 21% अनुसूचित जाति आबादी को सीधे फायदा मिलने जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हरियाणा सरकार की ये पहली कैबिनेट मीटिंग और पहली ही कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है नायब सरकार ने। हरियाणा सरकार में ये फैसला आरक्षण में लागू करेगी कोटे के अंदर कोटा। अनुसूचित जाति को इसका फायदा मिलेगा। हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है जो एससी में वर्गीकरण का मामला था, वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता इस वक्त नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, पहली ही कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, अनुसूचित जाति को कोटे के अंदर कोटे का फायदा। नीरज, मैं रुक करती हूं आपका फिर से, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। तो नीरज जिस तरीके से जानकारी हमें देंगे आगे, लेकिन उससे पहले अनुसूचित जाति को कोटे के अंदर कोटे का फायदा मिलने जा रहा है। नायब सैनी सरकार की यह पहली कैबिनेट की मीटिंग शपथ लेने के बाद और पहली ही मीटिंग में यह बहुत बड़ा फैसला सरकार का। एक बार फिर से नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो बात पूरी कीजिएगा अपनी। जी बिल्कुल श्रीन, इसी साल अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, उनकी संविधान पीठ ने 6-1 के मत पर यह ऑर्डर दिया था कि राज्य सरकार अगर चाहें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के में एससी और एसटी में कोटे के अंदर कोटा निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन ये राज्यों के सरकारों पर निर्भर करता है। आज ये देश का पहला राज्य हो गया है हरियाणा जिसने कोटे के अंदर कोटा देने का फैसला किया है और नायब सिंह सरकार की पहली ही कैबिनेट बैठक में इसे निर्णय लिया गया। इसके पीछे का लॉजिक भी समझिए, करीब 20 से 21% दलित आबादी है पूरे हरियाणा में और करीब 8% अकेले उसमें चमार बिरादरी की है, बाकी जो दूसरी जातियां हैं वो हैं। माना जाता है कि हरियाणा में चमार बिरादरी का जो परसेंटेज है वो सारा कोटा, ज़्यादा से ज़्यादा कोटा अवेल कर लेता है और उसका लाभ जो दूसरी जातियां हैं एससी कास्ट की उनको नहीं मिलता है। और यही कारण है कि राज्य सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है कि जो सब कैटेगरीज हैं एससी में उनको भी उसके तहत लाया जाए। अब देखना यह होगा कि उसको कैसे उसका नियम बनाते हैं, कैसे कितने कितने परसेंट में कौन कौन सी जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं उनको कितने कितने परसेंट दिया जाता है, ये सारा अभी आने वाले समय में पता चलेगा। सरकार इस पे काम करेगी, लेकिन एक बड़ा निर्णय राज्य सरकार, हरियाणा सरकार का ये बड़ा निर्णय है और देश में पहली सरकार हरियाणा हो गई है जिसने एससी में कोटा विद इन कोटा का फैसला किया है। जी बिल्कुल, और देखिए एक बड़ी जीत दर्ज की हरियाणा में, हैट्रिक लगाई बीजेपी ने, जिसके बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ये एक बड़े धमाके के तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन इसका प्रारूप क्या होगा, किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा और कब से ये लागू हो जाएगा, नीरज, इसे लेकर हमारे पास क्या जानकारी है? देखिए ये अभी फिलहाल कैबिनेट की तरफ से फैसला लिया गया है, इसकी घोषणा हुई है। अब ये मामला जाएगा विधानसभा के अंदर, विधानसभा से इसे कानून के रूप में लिया जाएगा और जो भी सेंसेक्सेस हैं, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो जनगणना और जो जातीय जनगणना है, यानी कि जातियों में जो एससी कास्ट की जो सब जातियाँ हैं वो कौन कौन कितने कितने। जी ठीक है नीरज, मैं आऊंगी आपके पास फिर से। तो जिस तरीके से नीरज बता रहे थे कि ये बड़ा फैसला है, इसका असर भी बड़ा होगा, लेकिन अभी इसका प्रारूप क्या होगा, क्योंकि फिलहाल तो ये फैसला ले लिया गया है कि अनुसूचित जाति आबादी को फायदा मिलेगा, कोटे के अंदर कोटे का फायदा। और इसके लिए इंतजार करना होगा कि सरकार किस तरीके से इसकी पूरी तस्वीर तैयार करती है। बिहार की सियासत की बात जो इन दिनों इस वक्त उफान पर है, यात्रा के नाम पर वार और पलटवार का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में आज भागलपुर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की है। भागलपुर में आज की गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा खत्म हो गई है, जो जानकारी मिल रही है। अब वो कटिहार निकलेंगे, जहां से कल वो इस अपनी यात्रा को फिर शुरू करेंगे। आज यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने नेहरू से कहा था कि टोटल पॉपुलेशन
मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दो, टोटल हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए। नेहरू को तो वोट चाहिए था, नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात नहीं मानी। बाबा साहब ने कहा था अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो याद रखना भारत में कभी भी सामाजिक समरसता नहीं बना रहेगा, जो आज मैं देख रहा। बहराइच में गोलियों से भून दिया गया राम गोपाल जी को। क्या अब हमें दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए हमें लोगों से समय मांगना पड़ेगा, रूट मांगना पड़ेगा? क्या इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था, या एक सोची समझी रणनीति थी? लेबनान में नसरुल्लाह को इजराइल मारता है, तो हैदराबाद के भाईजान बम्बई पहुंच जाते हैं उनकी टीम। पूरे देश में दर्द होने लगता है। तो यात्रा की शुरुआत और जिस तरीके से पहले ही दिन आक्रामक अंदाज में नजर आए हैं, शशांक का हम रुख करते हैं। शशांक, ये यात्रा शुरू की है गिरिराज सिंह ने, पहले दिन किस तरीके से आक्रामक अंदाज उनका नजर आया, किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और अब आगे बढ़ेगी? और गिरिराज सिंह का स्वभाव सभी जानते हैं कि जब वो बोलते हैं कुछ ऐसा बोलते हैं जिसका असर बड़ा होता है। देखिए, यात्रा आज की समाप्त हो गई है। वो अब कटिहार चले गए हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है कटिहार। उसके बाद पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में भी ये यात्रा जाएगी। 22 को समापन है। लेकिन जब आज गिरिराज सड़कों पर उतरे तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला साथ था, आम लोग भी उसमें शामिल हो गए। और आपको बता दूं, बिहार की जो राजनीति है वो जाति के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन गिरिराज का कहना है कि यहाँ जो हिंदू है वो जातियों में बटा हुआ है, मुझे हिंदुओं को एकजुट करना है। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं। बीजेपी भले दिखाने के लिए किनारा कर रही हो इस यात्रा से, लेकिन ये जो यात्रा निकली इसमें भागलपुर और आसपास के जिले के जो बीजेपी के जो जितने विधायक हैं वो सब इसमें मौजूद थे। भारी संख्या में कार्यकर्ता थे। नजर 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पे है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। बीजेपी चाहती है कि उसका जो हिंदू वोट बैंक है वो पूरी तरह से एकजुट हो जाए, यादव समाज का भी वोट उसको मिले। बिहार में यादव का वोट मिल जाता है आरजेडी को, तो बीजेपी चाहती है कि पूरा हिंदू समाज उसको वोट करे। उसी के लिए ये यात्रा है। और गिरिराज जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे एक विशेष समुदाय को कहीं ना कहीं पीछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो चुनाव में कितना लाभ होगा ये समय बताएगा। लेकिन हाँ, आज उन्होंने पहले मंदिर में पूजा पाठ की, उसके बाद जनसभा हुई, उसमें पूरे देश भर के साधु संत जुटे और भागलपुर के कोने कोने में उसके बाद ये यात्रा गई है। अब वो कटिहार के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अब कल मुस्लिम बहुल इलाकों में उनको रहना है, तब वहां पर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है ये देखना होगा। विपक्ष बार बार कह रहा है कि आप हिंदू यात्रा निकाल रहे हो भी मुस्लिम बहुल इलाकों में, तो आप दंगा भड़काना चाहते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह भले कह रहे हूं कि ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन इसको लेकर पॉलिटिक्स होना स्वाभाविक है और आगे भी होगी। आप रहिएगा मेरे साथ। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर अब तेजस्वी यादव ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवा देते हैं, फिर इस पर आगे बात करेंगे। गिरिराज सिंह जी अगर हरकत करेंगे, अगर कहीं दंगा फसाद कराने का प्रयास करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं है। बिहार शांति को पसंद करता है, ये बुद्ध की धरती है और यहाँ अगर अशांति फैलाने की कोई भी कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी बड़ी खबर है, जिन्हें जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सत्येंद्र जैन को जमानत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद, लेकिन अब उन्हें राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से सत्येंद्र जैन को यह राहत मिली है।
जमानत मिल गई है सत्येंद्र जैन को। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को ये बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जमानत दे दी है सत्येंद्र जैन को। दिल्ली के पूर्व मंत्री रहे हैं और लंबे समय से जेल में बंद थे वो, लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि अभी ट्रायल खत्म होने के आसार नहीं है। तो कोर्ट ने भले ही राहत दी हो, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि ट्रायल खत्म होने के आसार नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अरविंद केजरीवाल के एक और मंत्री जो जेल से बाहर आएंगे अब, क्योंकि कोर्ट की तरफ से राहत मिली है, जमानत मिल गई है सत्येंद्र जैन को। और पूरा मामला समझने के लिए मनोज वर्मा का रुख करते हैं। मनोज, सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत? जी बिल्कुल, देखिए सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है क्योंकि पिछले काफी समय से जो सत्येंद्र जैन हैं और जो मंत्री थे दिल्ली सरकार में, वो पीएमएलए के केस में तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे। लगातार बेल की पिटीशन जो थी वो लगाई जा रही थी उनकी तरफ से। हाईकोर्ट में भी उन्होंने पिटीशन लगाई, सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट से आज उनको एक बड़ी राहत मिली है। आज उनको पीएमएलए का जो केस है उसमें सत्येंद्र जैन को बेल दे दी गई है और कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस मामले के अंदर क्योंकि अभी ट्रायल चलने में फैसला आने में समय लगेगा, इसलिए उनको जमानत दी जाती है। ये भी बताना चाहूंगा कि जिस वक्त ये फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त सत्येंद्र जैन की जो पत्नी थी तो वो कोर्ट के अंदर मौजूद थी और फैसला सुनते ही, जमानत का फैसला सुनते ही सत्येंद्र जैन की पत्नी कोर्ट के अंदर रोने लगी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत की बात है सत्येंद्र जैन के लिए कि उनकी आज जमानत हो गई है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से मनोज बता रहे हैं कि कोर्ट के भीतर जब जमानत का फैसला कोर्ट ने सुनाया तो परिवार भावुक हो गया। उनकी पत्नी वहीं पर मौजूद थी जो उस वक्त रोने लग गई, लेकिन बड़ी राहत है सत्येंद्र जैन के लिए। लेकिन मनोज, मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि क्योंकि कोर्ट ने जब ये राहत दी है तो क्या कोई शर्त रखी गई है, किसी तरीके की बात, कोई टिप्पणी कोर्ट ने उस वक्त जब फैसला सुनाया उस वक्त की हो? अच्छा, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं जरा ताजा तस्वीरें एक बार दिखाना चाहती हूं अपने दर्शकों को। सत्येंद्र जैन जो इस वक्त जब कोर्ट रूम में उनके खिलाफ, उनको लेकर ये फैसला जब दिया गया, उस वक्त कोर्ट से बाहर आते हुए ये सत्येंद्र जैन, स्माइल उनके फेस पे साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि एक बड़ी राहत उनको है, उनके परिवार को है, क्योंकि एक लंबे समय से पीएमएलए का जो ये मामला था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, उस केस में फिलहाल कोर्ट ने जमानत दी ये कहते हुए कि अभी ट्रायल खत्म होने के आसार नहीं है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत सत्येंद्र जैन को। मनोज का रुख एक बार फिर से करते हैं। मनोज, कोई शर्त रखी गई है जमानत देते वक्त? कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की? बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये फैसला जो था ये 15 तारीख को आना था, लेकिन 15 तारीख को जज अवेलेबल नहीं थे कोर्ट के अंदर, लिहाजा 15 तारीख को ये फैसला नहीं आ पाया था और आज की जो डेट थी वो तय की गई थी। तो कई सारी शर्तें रखी गई हैं कि मीडिया से बातचीत आप नहीं करेंगे इस केस के बारे में। इसके अलावा अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आईओ को बताकर जाएंगे। तो काफी सारी शर्तें, जो ऑर्डर की कॉपी आएगी उससे और तमाम चीजें भी सामने निकल कर आएंगी। लेकिन ये मामला काफी पुराना था, जब 2009 से 2010 और 11 के बीच में सत्येंद्र जैन मंत्री थे और उस बीच में कुछ फर्जी कंपनियां बनाई गई थी। इसका जो मामला था वो पहले सीबीआई ने दर्ज किया था, सीबीआई ने भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी और बाद में ईडी ने पीएमएलए के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले को दर्ज किया था और पिछले काफी समय से सत्येंद्र जैन जो थे वो जेल के अंदर बंद थे। तो लगातार उनकी तरफ से जो जमानत याचिका है वो अलग अलग अदालतों में लगाई जा रही थी। पहले लोअर कोर्ट में लगाई गई थी, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली थी। तो ये फैसला जो था कुछ दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। 15 तारीख को यह फैसला आना था, लेकिन जज अवेलेबल नहीं थे, इसलिए आज ये फैसला अदालत ने सुनाया है। हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है कोटे के भीतर कोटा देने का, उस पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मायावती ने इस पर सवाल उठा दिया है और कहा है कि एससी आरक्षण में कोटे में कोटा क्यों आखिर? कोटे में कोटा दलित विरोधी फैसला है, दलितों को फिर से बांटने की साजिश की जा रही है। मायावती का यह बड़ा आरोप इस फैसले को लेकर, और उन्होंने यह भी कहा कि दलितों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र है दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी फैसला हरियाणा सरकार का। हरियाणा सरकार के फैसले पर मायावती ने विरोध जताते हुए यह बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह दरअसल दलित विरोधी फैसला है और दलितों को बांटने की साजिश की जा रही है इस फैसले के तहत। तो इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर में 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन्हें गिरफ्तार किया है और अब कुल 9 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। कुछ और आरोपियों की, 5 और आरोपी जो गिरफ्तार किए गए। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यह बड़ी कार्रवाई
कुल मिलाकर 9 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश लगातार क्राइम ब्रांच की तरफ से की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। कुछ और आरोपियों तक पहुंची है मुंबई पुलिस। 5 आरोपी और गिरफ्तार किए गए हैं। क्राइम ब्रांच ने इनकी गिरफ्तारी कहां से की है, किस तरीके से की है, कैसे कड़ियां जुड़ी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आखिर इसमें हमारे पास और क्या अपडेट और मिल रहा है, सीधे सूरज ओझा का रुख करेंगे। सूरज, 5 और लोगों की गिरफ्तारी, क्या कुछ डिटेल्स हमारे पास? जी बिल्कुल शिरीन, देखिए ये 5 वो आरोपी बताए जा रहे हैं जिनका इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं रोल है, लेकिन स्पेसिफिकेशन फिलहाल क्राइम ब्रांच की तरफ से सामने नहीं रखा गया है। लेकिन इस जो 5 की गिरफ्तारी हुई है, ये एक के बाद एक जो लीड्स मिलती गई, जैसा कि हमने सुबह भी खबर चलाई कि देश के अलग अलग राज्यों में क्राइम ब्रांच की टीमें डिस्पैच की गई हैं। अलग अलग राज्यों में लोगों को पकड़कर क्राइम ब्रांच पूछताछ करी। उसके बाद कुछ लोगों को मुंबई लाया गया। मुंबई लाने के बाद फिलहाल उन्हें गिरफ्तार दिखाया गया है। अब तक इसके पहले 4 लोग गिरफ्तार हो चुके थे, ये 5 और गिरफ्तारी है। कुल 9 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जी ठीक है, आप सूरज इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। तो मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बात झारखंड की कर लेते हैं। देखिए, एनडीए का सीट बंटवारा झारखंड में तय हो गया है। आज केंद्रीय मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के साथ असम के मुख्यमंत्री और सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड के फॉर्मूले की जानकारी दी। झारखंड में बीजेपी सबसे ज्यादा यानी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आजसू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 सीटों पर और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 1 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा सरसा हुआ है, वो सरसा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। 17 बाकी सीट में 1-2 सीट का, एक भी सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। और इस पर बात करने के लिए नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आखिर झारखंड में लंबी मुलाकातें और विचार विमर्श के बाद फॉर्मूला जो है एनडीए का, वो तय हो गया है? जी बिल्कुल सिरीन, देखिए फार्मूला घोषित भी हो गया, क्योंकि यही फार्मूला काफ़ी दिनों से एबीपी न्यूज बता भी रहा था। इंटरनल हमारे पास पहले से ही इस बात की जानकारी थी कि आजसू 11 सीटें मांग रही थी, उसको 10 में संतुष्ट किया गया। 2 सीटें जेडीयू के खाते में जानी थी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घोषित भी कर दी, और 1 सीट एलजेपी के कोटे पे गई। 68 सीट, हम शुरू से कह रहे थे 68 सीट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। अब ये फार्मूला घोषित हो चुका है। 30 से 35 सीटों पर नाम भी बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी को रिलीज करना है। कल ही हमारे पास जानकारी थी कि अगले 24 घंटे के अंदर सीट शेयरिंग का फार्मूला भी घोषित हो जाएगा और किसी भी समय लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो अब सीट शेयरिंग फार्मूला जब जारी हो गया है, तो अब इंतजार है केवल और केवल लिस्ट का, और माना ही जा रहा है देर शाम तक या रात तक किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है, जिसमें करीब 30 से 35 नाम होने चाहिए। बात बिहार की भी कर लेते हैं, क्योंकि जहरीली शराब से मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अब तक जहरीली शराब से 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सिवान में सबसे ज्यादा 28 लोगों की जान गई है, जबकि छपरा में 7 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जहरीली शराब पीने वाले कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज अब भी जारी है। तो जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा सिवान में यह संख्या 28 तक पहुंच चुकी है। कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। छपरा में 7 लोगों की मौत, कुल मिलाकर 35 लोग जहरीली शराब के सेवन से अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं।
इस खबर पर बातचीत करने के लिए शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 35 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। ये सरकारी आंकड़ा है। छपरा सिवान के लोग तो कह रहे हैं कि दोनों जगह मिलाकर 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आखिर बिहार में किस तरह की शराबबंदी है और कितनी मौतों का इंतजार सरकार और करेगी, सवाल यही उठ रहा है। देखिए, शराबबंदी है लेकिन जमीन पर सफल नहीं है। तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि नीतीश को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और एक स्ट्रेटजी बने कि आखिर जमीन पर ये कैसे जो है वो सफल होगी। आरजेडी ये नहीं कह रही है कि आप शराबबंदी हटा दीजिए, मजबूती से लागू हो, इसकी मांग हर पार्टी कर रही है। और मैं आपको बता दूं, राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन नशा मुक्त बिहार हो ये जनता भी चाहती है, सभी राजनीतिक दल भी चाहते हैं। अब नीतीश को ये देखना होगा कि क्या वो ऐसा कदम उठाते हैं जिससे ये जो नीति है वो जमीन पर सफल हो पाएगी। अस्पताल में अभी भी छपरा सिवान में कई लोग हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। कई लोगों को पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया था, उनकी भी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। अब आंकड़ा ये कहाँ तक जाता है ये देखना होगा। गाँव में जो है राजनीति इस पर हो रही है। लोग कह रहे हैं कि आंकड़ा तो ये सरकारी है, असल हकीकत कुछ और है। शुक्रिया फिलहाल शशांक हमसे बात करने के लिए। देखिए, जहरीली शराब से मौत पर रविशंकर प्रसाद का बयान भी सामने आया और कह रहे हैं कि सरकार प्रभावी रूप से काम कर रही है। मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। लालू सरकार का कार्यकाल याद करें, ये कहा गया है रविशंकर की तरफ से कि लालू सरकार का कार्यकाल याद करें तेजस्वी, क्योंकि तेजस्वी इस मामले में सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभावी तौर पर लागू होने की जरूरत है। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग भी लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। तो इस मामले पर सियासत तेज होती हुई। देखिए, ये पीड़ादायक है। सरकार बहुत प्रभावी रूप से काम कर रही है। डीजीपी को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, पूरी कमेटी बनी है, टीम बनी है। तो जिन्होंने भी ये कार्रवाई की है उनको सजा मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ये जो शराबबंदी है इसको प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट किया जाए और ये लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाएं, इसके बारे में प्रशासन को और सजग रहने की ज़रूरत है। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाबी स्कूलों के शिक्षकों से मिले हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान। दिल्ली में पंजाबी स्कूलों के शिक्षकों से मुलाकात की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, जिनका यह बयान भी सामने आया कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी शिक्षा क्रांति लाएंगे। तो दिल्ली में पंजाबी स्कूलों के टीचर्स के साथ भगवंत मान की यह मुलाकात। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में आई तब अरविंद केजरीवाल जी का सपना था कि हम एजुकेशन में क्रांति लाएंगे और हेल्थ में क्रांति लाएंगे। उनको पता था कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो गरीबी से पीछा छुड़वा सकती है। तो उन्होंने बंद करने या मर्ज करने की जगह उनको ठीक करने का तरीका चुना। तो दिल्ली के स्कूल जो थे शानदार बनने शुरू हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। पंजाब में सरकार बनी तो हमने भी गारंटी लिख के दी लोगों को अपने मैनिफेस्टो में कि हम पंजाब के स्कूलों की शिक्षा को, पंजाब की हेल्थ को, पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को शानदार बना देंगे। और इस खबर पर बात करने के लिए दीपक रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, दिल्ली में पंजाबी शिक्षकों, स्कूलों के शिक्षकों से मुलाकात की है भगवंत मान ने, क्या मकसद और क्या मायने इस मुलाकात के? देखिए, जैसे दिल्ली सरकार ने ये शुरू किया था कि अपने टीचर्स को, जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, उनको बाहर विदेशों में भेजा जाए, खासतौर पर उन जगहों पर जो विश्व में नंबर 1 माने जाते हैं शिक्षा के मॉडल में। इसी को आगे बढ़ाते हुए पंजाब में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो भगवंत मान ने पहले जो प्रिंसिपल्स का एक स्लॉट है उसको सिंगापुर भेजा था ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो अपने स्कूलों को भी बेहतर कर सके। अब उसी तरह से अब 21 दिनों के लिए फिनलैंड भेजा जा रहा है 72 टीचर्स को, ताकि ये लोग वहाँ पर 21 दिनों तक ट्रेनिंग लें और फिर अपने जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर चीज़ों को बेहतर कर सकें, उसको बेहतर बना सकें। तो सीधे तौर पर ये आगे भी क्रम चलता रहेगा। कोशिश ये की जा रही है कि फिनलैंड जैसे देशों में जहाँ पर शिक्षा का मॉडल विश्व में सबसे नंबर 1 पर माना जाता है, वैसा ही मॉडल हम अपने स्टेट में भी तैयार कर सकें। उसी की तर्ज पर ये काम जो है पंजाब सरकार, भगवंत मान सरकार कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं उन लोगों को चेतावनी दे रहा हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, या तो राज्य छोड़ दें या फिर सुधर जाएं, नहीं तो हम सुधार कर देंगे। हम ऐसे लोगों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दे रहे हैं।
इस वक्त की ये बड़ी खबर, अपराधियों को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ये चेतावनी दी है और कहा है कि या तो सुधर जाएं या आपराधिक गतिविधियों में जो शामिल हैं वो तैयार रहें कार्रवाई के लिए। सचिन हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं। सचिन, सीएम की चेतावनी, क्या कुछ उन्होंने और कहा है? जी देखिए, हरियाणा में कानून व्यवस्था जो है एक बड़ा मुद्दा है। चुनाव से पहले भी ये बड़ा मुद्दा था, कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कहते थे कि कांग्रेस अगर सरकार में आएगी तो अपराधियों को या तो हरियाणा छोड़ना पड़ेगा या फिर जो है हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो अब बीजेपी सत्ता में आई है तो बीजेपी की तरफ से अब चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अपराधी जो हैं हरियाणा में वो या तो हरियाणा छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। पर इसका पैमाना जो है वो आने वाले दिनों में तय होगा कि किन किन पर कार्रवाई होती है, क्योंकि हरियाणा में एक तो गैंगस्टर्स जो हैं, गैंगस्टर्स का जो कल्चर है वो ज़्यादा पनप रहा है। क्योंकि पिछले कुछ एक सालों में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है हरियाणा के नौजवानों से जुड़ता है, चाहे वो बाबा सिद्दीकी का मामला है, चाहे पंजाब का जो है सिद्धू मूसेवाला कत्ल का मामला था। तो नामी गैंगस्टर्स जो हैं वो हरियाणा से जो हैं वो आ रहे हैं। इसको चेक करना जो है वो हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है। तो अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पहले उन्होंने चेतावनी दी और साथ ही ये भी कहा कि वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। क्या कुछ कहा गया है नायब सैनी की तरफ से, एक बार सुन लेते हैं जरा। आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, वे या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर सुधार कर लें, नहीं तो सुधार हम कर देंगे। पहले भी कहा था सुधार कर देंगे। मैं ये स्पष्ट रूप से आज आपके माध्यम से ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं। नायब सैनी को आपने सुना, अपराधियों पर लगाम कसने के लिए क्या कुछ वो करेंगे आगे तो देखना होगा। फिलहाल ये बड़ी चेतावनी देते हुए